मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम लोग आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो हमारा पहला टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, उसको समझते हैं और आगे जितने भी पार्ट्स होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारा जो पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पार्ट 3 का जो पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है मैंने आपको बताया था, पार्ट 1 वीडियो में आपने पढ़ा था, देखा था, समझा था उसको। तो हमारा जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी होती हैं उनके जितने प्रकार होते हैं तो उनको एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें, कुछ नई चीजें पता चलेंगी। तो चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो पहला टॉपिक है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक, संयोजन अभिक्रिया चलिए जरा देखें। दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक मतलब क्या होता है? जब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल के तरीके से ए मतलब क्या है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उसमें एक अभिकारक ए है और एक अभिकारक बी है। ठीक, उत्पाद जो है वो क्या है? सी। तो यहाँ क्या दर्शाया गया है? अभिकारक कितने हैं? दो। अभिकारक कितने हैं? दो। ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभिकारक हैं दो, उत्पाद कितना है? एक। चलिए जरा इसको एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। एग्जांपल में मैंने लिखा है कोयले का दहन। कोयले का दहन जब करते हैं तो कोयले के दहन में क्या क्या निकलता है? कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन कोयले के दहन जब होता है तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं? CO2 बना देते हैं। अब यहाँ आपने क्या देखा कि अभिकारक हमारे पास कितने हैं? दो हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन हमारा जो उत्पाद जो नया पदार्थ बन रहा है वो क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर से देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। मतलब क्या कि दो से अधिक या दो अगर अधिक मात्रा में अभिकारक हैं या दो अभिकारक हैं और जब मिलकर कोई एक उत्पाद बने, एक पदार्थ का निर्माण करे, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो अभी आपने पढ़ा कि संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसका जरा एग्जांपल और देख लेते हैं। कोयले का दहन के बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल इसका जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी H2O का निर्माण करते हैं। इसमें अभिकारक कितने हैं? दो, H2 और O2। तो H2 और O2 मिलकर जल का निर्माण, H2O का निर्माण करते हैं। ठीक, तो चलिए आइए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमारा जो दूसरा प्रकार है, जो दूसरी अभिक्रिया है, क्या नाम है उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। तो क्या होती है वियोजन अभिक्रिया? चलिए इसको देखते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है कि इससे पहले जब हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी तो उसमें क्या था? अभिकारक दो या दो से अधिक थे और पदार्थ केवल एक प्राप्त होता था। नए पदार्थ जो होता था उसकी क्वांटिटी कितनी होती थी? एक होती थी। ठीक, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अभिकारक एक है जो टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है। मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक अभिकारक है जिसका नाम A है और उत्पाद का नाम B+C यानी B और C है। ठीक है, अभिकारक कितने हैं यहाँ पर? एक, उत्पाद कितने हैं यहाँ पर? दो। तो बस ये वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि हमारे पास अभिकारक एक हो और जो टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करे, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया जो होती है ये तीन विधियों द्वारा होती है। कौन सी विधियां? पहली होती है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा होता है वैद्युत वियोजन और तीसरा क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन। इन तीनों वियोजन के बारे में हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। क्या होता है वैद्युत वियोजन, क्या होता है ऊष्मीय वियोजन और क्या होता है प्रकाशीय वियोजन।
तो चलिए वियोजन अभिक्रिया में जो 3 पॉइंट दिए हुए थे, पहला जो पॉइंट है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा जो पॉइंट था वैद्युत वियोजन और तीसरा जो बिंदु था प्रकाशीय वियोजन। तो चलिए आइए इन तीनों के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं आखिर क्या है ये तीनों वियोजन के बारे में देखते हैं। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, मतलब क्या है, एक ऐसा वियोजन जब हमने ऊष्मा के द्वारा किया। हमने एग्जांपल में लिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि एक सॉलिड अवस्था में होता है। हमने इसके टेंपरेचर को और अधिक बढ़ाया है, हमने इसके टेंपरेचर को और अधिक बढ़ाया है, तो क्या क्या प्राप्त हुआ है जो कि आपके सामने है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड अवस्था में होता है और CO2 गैस जो कि गैसीय अवस्था में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग प्राप्त होता है और कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड अलग प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, विद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन में क्या होता है, वैद्युत वियोजन में जब कोई वियोजन विद्युत धारा के आधार पर वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होता है तो वह क्या कहलाता है, वैद्युत वियोजन। तो क्या होता है वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। हमने एग्जांपल में लिया है जल जो कि लिक्विड अवस्था में होता है, विद्युत धारा इसको प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तो ये आपका जो क्रिया दिख रहा है ये विद्युत वियोजन। नेक्स्ट आता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या है कि जब ऐसा कोई वियोजन जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति उसमें इंक्लूड, तो कैसे क्या होगा देखिए जरा, प्रकाशीय वियोजन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, मतलब एक ऐसा वियोजन जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति इंक्लूड है, ठीक है। AgCl इसको क्या बोलते हैं, सभी जानते होंगे, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक। तो AgCl जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको रखते हैं तो क्या होता है कि Ag अलग हो जाता है जो कि सॉलिड अवस्था में है, अलग हो जाता है सिल्वर, और क्लोरीन जो कि गैसीय अवस्था में वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम सभी वियोजन प्रक्रियाओं को संपूर्ण करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो हमारा तीसरा बिंदु है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, चलिए आइए इसके बारे में जरा देखते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए मैंने एग्जांपल दे रखा है, चलिए जरा देखते हैं क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब क्या हुआ इसका, हमने एग्जांपल में Fe मतलब लोहा, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, FeSO4 मतलब क्या, लोहे का सल्फेट प्राप्त हुआ है और Cu तुम्हारा क्या हुआ है, अलग हुआ है। मतलब क्या हुआ इसका, इस अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जो Fe है लोहा, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है इससे अधिक क्रियाशील होता है। मतलब क्या है कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। और हमारा जो विस्थापन अभिक्रिया होता है वो वही कह रहा है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक के साथ क्या कर देता है, विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। Fe अधिक क्रियाशील था, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है, इससे विस्थापित हो गया तो FeSO4 बना दिया, और कॉपर कम क्रियाशील था तो उसे क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो FeCuSO4 बनाता है लोहे का सल्फेट, फेरस सल्फेट, और Cu तुम्हारा अलग हो गया। तो यह जो अभिक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमारा जो चौथा बिंदु है जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इससे पहले आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था जिसमें लिखा था अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन से पता चल जा रहा है यहाँ पर विस्थापन क्या होंगे, दो, मतलब दो चीजें विस्थापित होंगी अभिक्रिया में, अभिकारक में द्विविस्थापन होगा। कैसे होगा, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयनों के आदान प्रदान से मतलब क्या है, इसके बारे में समझते हैं और ये देखते हैं कि द्विविस्थापन क्या हो रहा है, ये भी देखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है Na2SO4 BaCl2 जो कि बनाते हैं BaSO4 NaCl। मतलब क्या है कि Na2SO4 जो कि इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट, क्या नाम होता है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड के साथ जब मिलता है, जब साथ जुड़ता है
तो क्या होता है, NaCl के साथ स्थापित हो जाता है, NaCl के साथ स्थापित हो जाता है और BaSO4 के साथ स्थापित हो जाता है। दो बार स्थापित हो रहा है, कैसे? NaCl के साथ हो रहा है, BaSO4 के साथ हो जाता है। तो NaCl जब एक साथ मिलते हैं तो क्या मिलते बनाते हैं, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और BaSO4 के साथ जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट बना देते हैं, बेरियम सल्फेट बना देते हैं। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट क्या हुआ है, बेरियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया करते हैं, जब ऐड होते हैं, जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट बना देते हैं और NaCl क्या होता है, अलग किनारे हो जाता है। पहली चीज। दूसरी बात ये कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ये आयनों के आदान प्रदान से कैसे बन रहा है, इसको जरा देखते हैं। तो आयनों के आदान प्रदान से मैं देखता हूं जरा BaSO4, जब BaSO4 के साथ स्थापित हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है देखते हैं। आपको पता है Ba के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है। Ba के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव होता है, प्लस SO4 जिससे जुड़ रहा है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है। Ba के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव और SO4 के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 2 नेगेटिव। और जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, BaSO4, BaSO4, और जो चार्ज होता है 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो दोनों जुड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो BaSO4 में आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो वही हुआ है, BaSO4 के साथ जुड़कर BaSO4 बना देता है, और इसी प्रकार Na पर एक प्लस चार्ज होता है, Cl पर एक माइनस चार्ज होता है, तो दोनों प्लस माइनस घटकर 0 तो NaCl प्राप्त हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट लाइन देखिए, बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ये अविलेय अवक्षेप क्या है, इसको जरा देखें। अविलेय अवक्षेप मतलब होता है कि जो जल में घुल नहीं, मतलब क्या है कि जल में कभी-कभी आपने देखा कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो अविलेय होती हैं, घुलती नहीं है। एक ऐसा अवक्षेप जो कि जल में घुले ही ना, उसे बोलते हैं अविलेय अवक्षेप। क्या बोलते हैं उसको, अविलेय अवक्षेप। तो लाइन का मतलब है बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक। तो इस तरीके से हमारा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट अभिक्रियाओं के प्रकार में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपचयन तथा उपचयन। तो चलिए आइए अपचयन तथा उपचयन के बारे में समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमारा जो पांचवा बिंदु है, पांचवा पॉइंट है, उसका नाम है उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन क्या होते हैं, चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले उपचयन के बारे में जानते हैं। उपचयन पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, मतलब क्या, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है उसमें अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की या फिर वृद्धि हो जाए या फिर हाइड्रोजन की कमी हो जाए, तो वह क्या कहलाएगी, उपचयन कहलाएगी। कैसे होता है, मैं भी एग्जांपल में आपको बताऊंगा। अपचयन क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना और या फिर ऑक्सीजन की कमी होना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में लिखा है CuOH2, ऊष्मा की उपस्थिति में Cu और H2O हो जाता है। इसमें देखिए जरा एक चीज आपने, कि CuO क्या हो गया, CuO था, वहां पर क्या बचा, Cu। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीजन क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी किसमें होती है, देखिए वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की कमी किसमें होती है, अपचयन में होती है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ठीक। अब इसमें देखें H2, ठीक, इसमें क्या है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें होती है, उपचयन में होती है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि। ये क्या कहलाएगा आपका, उपचयन कहलाएगा। ठीक। अब आपको एक बात और बताते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है,
रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमारा जितने भी हमारे प्रकार थे रासायनिक अभिक्रियाओं के जितने प्रकार थे, 5 प्रकार के होते हैं, पांचों आपको पढ़ा दिया गया है। तो चलिए ये नेक्स्ट बिंदु जो कि शायद चैप्टर का लास्ट बिंदु है, इसके बारे में अच्छे समझ लेते हैं। और आपसे एक बात कहना था कि जितने भी आपको टॉपिक्स में पढ़ाए गए हैं चैप्टर नंबर 1 में, इन सभी टॉपिक्स को आप फिर से एक बार रिवीजन करेंगे और जितने भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आए या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप मुझसे आपस में पूछ सकते हैं, ठीक। और सभी बच्चे क्लास 10 के सभी बच्चे चैप्टर नंबर 1 जितना भी पढ़ाया गया है सबको फेयर कॉपी में नोट कर लें। और नोट करने के बाद जब भी स्कूल खुलेगा, लॉकडाउन जब खत्म होगा, जब नया स्कूल खुलेगा, तो मैं सभी की कॉपी दे दूंगा, सभी काम पूर्ण होना चाहिए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं और इस लेसन को कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।